नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त पेपर का नाम। तो पेपर का नाम बताया गया है एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज एंड मेरे प्यारे दोस्त इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये आपके पेपर नंबर 4 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हों, अगर आपका प्राचीन इतिहास मेरे प्यारे दोस्त सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, वहाँ का सिलेबस उठा के ज़रूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 4 का नाम जो है एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशन है या नहीं है। है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो ज़रूर देख लीजिए कहीं पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 2 या पेपर नंबर 1 का नाम तो नहीं है। ठीक है? चलिए, अब बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसके पहले जो है 3 वीडियोज़ बनाए गए थे, जिस पे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा लाड प्यार मिला और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं लगातार। वो कमेंट भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं कि सर कल पेपर है और आज हमको वीडियो चाहिए। तो अर्जेंट में जैसे भी हो सकता है, अभी तीसरे नंबर पेपर का वीडियो नहीं बना पाए थे, तो जिन्होंने व्हाट्सएप पे एसएमएस किया उनको पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दिए गए थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देख लेना है। पसंद आ जाए तो वही है, लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर देना है और कमेंट करके ज़रूर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए, आज जो ये आपकी क्लास होने वाली है वो महासंग्राम रिवीजन क्लास होने वाली है मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपने इसके पहले कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा है मेरे प्यारे दोस्त, तो आपको क्या करना है, जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं इन्हीं को क्या कर लेना है, पढ़ लेना है। मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पेपर नंबर 2 और 1 का जो है वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि लगभग क्वेश्चन यहीं पे मिल जाते हैं आपको। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि राज्य की सप्त प्रकृतियों का आपसी संबंध बताइए। मतलब कहते हैं कि जो राज्य की 7 प्रकृतियां बताई गई हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनका आपस में कैसा संबंध है, आपस का कैसा रिलेशन है मेरे प्यारे दोस्त, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, इसका जवाब देते हुए आप लिखेंगे कि राज्य की जो सप्त प्रकृतियां हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। एक शरीर के अंतर्गत जिस प्रकार उसके विभिन्न अंग एक दूसरे की सक्रिय सहायता के बिना काम नहीं कर सकते हैं, ठीक उसी प्रकार ये सभी अंग आपस में संबद्ध होकर कार्य करते हैं। ठीक है, तभी क्या होता है, सभी संपूर्ण राज्य का कार्य भली भांति संपादित हो सकता है। मतलब यहाँ पर बताना ये चाहते हैं कि जैसे जब आप देखते हैं शरीर के अंदर हमारे जो है कई सारे अंग होते हैं, हाथ होता है, पैर होता है, आंख होती है, नाक कान, ये सारी चीजें होती हैं ना, मुंह वगैरह होता है, तो बहुत सारे अंग होते हैं इसे शरीर के। तो अभी अगर आपको मान लीजिए आपकी आंख क्या है कि सभी क्या है कि एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित हैं। अगर मान लीजिए कि आपकी आंख ने कोई चीज देखा, एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि वो कहीं पर किसी फल को देखा। ठीक है, अब किसको देखा, फल को देखा। किसने देखा, आंख ने देखा। खाने का मन किसका हुआ, मन का हुआ कि भैया ये फल हमें खाना चाहिए। फिर उस फल तक चल के कौन गया, हमारा पैर गया। तोड़ा किसने, हाथों ने तोड़ा। खा कौन रहा है, मुंह। जा कहाँ रहा है, पेट। और भैया अगर कहीं किसान ने पकड़ लिया, जिसने बो रखा था, किसने जिसने उगा रखा था उसको अगर उसने पकड़ लिया भैया, तो फिर मार कौन खाएगा, हमारी पीठ खाएगी। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो पूरे शरीर के जो अंग हैं वो एक दूसरे के सहायता के बगैर वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से राज्य के भी जो ये 7 अंग होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं और ये एक दूसरे को क्या करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, मदद करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं कार्य को करने में। और तभी बताते हैं कि सभी संपूर्ण राज्य का कार्य जो है क्या हो सकता है, भली बात, वो जो कोई भी राज्य हो अगर उसका पूरा कार्य सही से चलवाना चाहते हैं तो इसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुक्र ने कहा है कि राज्य जो है वृक्ष के समान है, अर्थात राज्य रूपी वृक्ष की जड़ राजा है। ठीक है, स्कंद जो है मेरे प्यारे दोस्तों मंत्री है, सेनापति शाखाएं हैं और सैनिक जो है उसके क्या हैं, पत्ते और फूल हैं, तथा भूमि क्या है, बीज है। ये बताते हुए लिखते हैं आपके कौन, शुक्र महोदय जी बताते हैं कि जो राज्य होता है वो एक वृक्ष के समान होता है। जो राजा होता है मेरे प्यारे दोस्त वो क्या होता है, वो राज्य की जड़ होता है। ठीक है, उस राज्य का जड़ होता है। स्कंद कौन होता है, मंत्री आपका स्कंद होता है। सेनापति उसकी शाखाएं होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, कई सारे सेनापति होते हैं ना, निर्धारित किए जाते हैं, सेनापति उप सेनापति फलाना नामा करिए। और जो सैनिक होते हैं वो क्या होते हैं, फूल पत्ते होते हैं। और जो मेरे प्यारे दोस्त बीज होता है वो क्या होता है, भूमि होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको बता दीजिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में मेरे प्यारे दोस्त। तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है
कि कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों से क्या-क्या कार्य थे, मतलब के क्या-क्या कार्य थे। मतलब पूछ रहे हैं कि कौटिल्य ने जो है मंत्रियों के क्या-क्या कार्य बताए हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है कि मंत्रियों के क्या वर्क्स हुआ करते थे, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कौटिल्य का कहना है कि राजा 3 या 4 मंत्रियों के साथ परस्पर परामर्श किया करते हैं। मतलब बोलते हैं कि कौटिल्य ये बताते हैं कि जो राजा हो, वो कम से कम 3 या 4 मंत्री के साथ क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, परामर्श करे। यदि केवल एक ही मंत्री से ही परामर्श लिया जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, तो वह बेलगाम होकर यथेष्ट आचरण करने लगेगा और एक ही मंत्री के परामर्श करने पर कठिन विषयों का निर्णय भी सुगम नहीं होगा। मतलब बोलते हैं कि अगर किसी एक मंत्री से, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप राजा हैं और आप किसी एक आदमी से ही सलाह ले रहे हैं, तो उसको ये लगने लगेगा कि जो हम चाहते हैं वही राजा करते हैं। तो वो कोई भी निर्णय आपको बता सकता है, कोई भी सलाह आपको ऐसी दे सकता है जिससे आपका नुकसान हो सकता है, और आप वो कर भी सकते हैं क्योंकि आप हर बार उससे सलाह लेते थे, आप फायदे में जाते थे। तो अभी भी ले तो आप नुकसान में भी जा सकते हैं। तो इस कारण से बताते हैं कि राजा को कम से कम 3 से 4 ऐसे मंत्री रखने चाहिए जिनसे वो क्या करे मेरे प्यारे दोस्त, परामर्श ले। एक अगर मंत्री से केवल परामर्श लेगा तो जो कठिन कार्य होते हैं उनका निर्णय अच्छा नहीं आ पाएगा या उनका निर्णय आसानी से नहीं निकल पाएगा। यदि 2 मंत्रियों से सलाह ली जाए तो यह भय है कि कहीं वे दोनों एकजुट ना हो जाएं, जिससे राजा असहाय हो जाए। मतलब बोलते हैं कि अगर हम एक के बजाय सोचो कि भैया 2 मंत्री से सलाह लें, तो 2 मंत्री से भी सलाह नहीं लेनी चाहिए। हो सकता है वो दोनों क्या हो जाएं, एकजुट हो जाएं मेरे प्यारे दोस्त, और राजा का क्या हो जाए, राजा खतरे में आ जाए, राजा असहाय हो जाए, उसकी सहायता करने वाला ना हो। मंत्री 3 या 4 होने चाहिए, कम से कम 3 हो और उसके बाद 4 भी हो सकते हैं। इससे कार्य ठीक से चलता है। मतलब बोलते हैं कि जब 3 या 4 मंत्री हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो उससे क्या होता है, कार्य अच्छे से चलता है। ठीक है? तो इस प्रकार से जो है आप बता सकते हैं कौटिल्य के मंत्री के सिद्धांत के बारे में। ठीक है? चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहा है कि सैन्य नीति के 4 उपाय कौन-कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्त? तो आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में अंतर्राज्यीय संबंधों के अंतर्गत नीति के 4 उपाय बताए गए हैं। पहला साम बताया गया है, दूसरा दाम बताया गया है, तीसरा भेद बताया गया है और चौथा मेरे प्यारे दोस्त दंड बताया गया है। मतलब बोलते हैं कि अगर हम प्राचीन काल पुराने समय की बात करें तो उसके अंतर्गत जो है संबंधों के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्त क्या बताते हैं कि नीति के 4 उपाय, नीतियाँ बताई हैं कि नीतियों को 4 उपाय, नीति के 4 उपाय होते हैं। कौन-कौन से? पहला साम, किसी से हाथ-पैर जोड़ के काम करवा लो। दाम, पैसा देकर के काम करवा लो। भेद, उसके क्या बोलते हैं कि उसके अंदर फूट डाल के आप काम करवा लो, जैसे 2 आदमी की काफ़ी अच्छी बनती है। एक से आपको काम है तो क्या करो, और एक आपका दुश्मन है तो अब क्या करो, दोनों के बीच में भेद डलवा दो और एक की तरफ आप हो जाओ जिससे आपको काम हो और उससे आप आराम से अपना काम करवा सकते हो। और आखिरी बताते हैं दंड, जब इन सभी से कोई ना माने तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए, दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। आगे बताते हैं कूटनीति के 4 उपयोग, 4 उपायों का, जो कि बाद में श्रेष्ठ बन गया मेरे प्यारे दोस्त, इसी समय से प्रयोग होने लगा। मतलब बोल रहे हैं जो कूटनीति के 4 उपाय बताए जाते हैं, ये आगे चल के श्रेष्ठ बना ही, लेकिन उसी समय से, प्राचीन काल से ही ये क्या होने लगा था, प्रयोग में लाया जाने लगा था। अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राजा को इनमें से किसी का भी प्रयोग करना पड़ सकता है। मतलब बोल रहे हैं कि अगर राजा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहता है, ध्येय मतलब क्या होता है, टारगेट कोई है, अगर उसकी प्राप्ति करना चाहता है, उसको पाना चाहता है, तो उसके लिए वो जो 4 बताए गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, साम, दाम, भेद, दंड, ये जो बताए गए हैं, इसमें क्या करता है, इनमें से किसी का भी वो आराम से प्रयोग कर सकता है। साम नीति में अपने व्यवहार से दूसरे को संतुष्ट करना, मतलब कि चुचका पुचका के कि भैया अरे आप फलाने, अब आप जैसा कहाँ मिलेगा हमको, उसको क्या करो, पानी में खूब चढ़ा दो अच्छे से, उसके बाद क्या करो, उससे काम करवा लो। दाम में मेरे प्यारे दोस्त भेंट देकर, जैसे कि धन दे सकते हैं, घोड़ा दे सकते हैं, हाथी दे सकते हैं या कुछ भी दे सकते हैं। तो आप क्या करें कि जो भी कार्य आप करवा रहे हैं उसके लिए क्या करें, कोई कीमत दे दें, तो वो आपका दाम हो गया। दंड होता है जब, जिसमें हम क्या करते हैं, दंड देते हैं। और भेद में मेरे प्यारे दोस्त शत्रु की राज्य विभिन्न प्रकृतियों में फूट डालना, ये 4 नीतियां बताई जाती हैं। और भेद का कार्य यही होता है कि जो सामने वाला है उसके अंदर, उसके घर में ही उसका फूट डलवा के और उसको कमजोर बना के और उससे अपना काम करवा लो आराम से। तो ये 4 नीतियां हो जाती है। ठीक है? सैन्य नीति के ये 4 उपाय हैं, इनको आप यहाँ पर बता दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा नंबर प्रश्न के बारे में। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अष्टाध्यायी में वर्णित गणराज्यों का नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो लिखेंगे कि पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें गणराज्य और गण और संघ दोनों का उल्लेख है। किसका किसका? गण के बारे में भी बताया गया है और संघ के बारे में भी बताया गया है। संघ 2 प्रकार के थे मेरे प्यारे दोस्त, पहला वर्क था और दूसरा दामिनी था। ठीक है? 2 प्रकार के जो है आपके संघ बताए दे गए थे। अष्टाध्यायी में क्षुद्रक, ठीक है, उसके बाद मालो मालो और कौंडी वृष,
कौंडिवृष, वृक, दामिन्य, दामिन्य, तिगर्त, तिगर्त, षष्ठाच्छा, ठीक है, जो कुछ भी लिखा हो अपना प्रोनाउंसिएशन कर लेना, ठीक है। उसके बाद पार्श्व, योधे, उसके बाद वाहलीक, फिर उसके बाद उसीनर, ठीक है, क्या उसीनर, सत्व, ठीक है, सत्वत्त, सत्वत्त, विशाल, असुर, राक्षस, वयस आदि, ये सारे जो हैं आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके मेरे प्यारे दोस्त ये संघ में आपके आ जाते हैं, ठीक है। आगे आप मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि आयुधवीज, सॉरी, आयुधजीवी संघ के, आयुधजीवी संघ में मेरे प्यारे दोस्त अंधक, वर्तीय, फिर उसके बाद सांकाश्य, फिर उसके बाद हृदय गोलीय, फिर उसके बाद बताते हैं रोहित गिरिय, पंजाब क्षेत्र जिसे कहते हैं, ठीक है। कुरु नगरों के संघ में मेरे प्यारे दोस्त कौन कौन से आते थे, कृषि आंधक आते थे, ठीक है। उसके बाद आपके वृष्णि आते थे, उसके बाद कुर संघों का नाम उल्लेख है। इसके साथ ही मद्र और ब्रिज, ब्रिज, ठीक है, क्या मद्र और ब्रिज संघ का उल्लेख है। ये इतने संघों के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं 5वें नंबर पर प्रश्न के बारे में। तो 5वां नंबर प्रश्न पूछ रहा है त्रिवर्ग, त्रिवर्ग किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि त्रिवर्ग का तात्पर्य जो है वो धर्म, अर्थ और काम से है। किससे किससे है, धर्म से है, अर्थ से है और काम से है। बताते हैं कि भारत, जो प्राचीन भारत था मेरे प्यारे दोस्त, उसमें राजधर्म का अत्यधिक महत्व था। किसका, राजधर्म को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। कहा गया है कि संपूर्ण त्याग, दीक्षा, विद्या व लोक राजधर्म मेरे प्यारे दोस्त पर ही आश्रित है। मतलब बोलते हैं कि जो संपूर्ण त्याग है, संपूर्ण दीक्षा है, संपूर्ण विद्या है, ये सब और जो लोक है मेरे प्यारे दोस्त, वो सभी किस पर, राजधर्म पर ही आश्रित होते हैं। यदि दंडनीति ना रहे तो मेरे प्यारे दोस्त बताते हैं कि त्रयी का नाश हो जाए। मतलब बोलते हैं कि अगर ये दंड नीति की व्यवस्था ना की जाए तो इससे जो है क्या हो सकता है, त्रयी का नाश हो सकता है, धर्म रह ही नहीं सके। मतलब बोल रहे हैं कि धर्म भी नहीं रह सकता है और समाज की स्थिति संभव ना रहे। मतलब बोल रहे हैं कि वहां पर किसी भी प्रकार की समाज की आप कल्पना भी करें तो ये मुश्किल ही होगा अगर दंड की व्यवस्था ना की गई हो। बताते हैं संपूर्ण जीवलोक का अंतिम आश्रय जो है क्या है मेरे प्यारे दोस्त, राजधर्म में ही है। मतलब बोलते हैं कि जितना जीवलोक है मेरे प्यारे दोस्त, उसका अंतिम आश्रय क्या, जब अंतिम कोई जगह मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, तो वो मिलती है राजधर्म में, ठीक है। आगे बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि प्रायः सभी विचारकों ने त्रयी और आन्वेक्षिक अन्वेक्षकी विद्या के रूप में स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से आप त्रिवर्ग के बारे में बता दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि राजतंत्र के विषय में मनु के विचार स्पष्ट कीजिए। क्या पूछ रहा है कि राजतंत्र के विषय में आपको मनु के विचार स्पष्ट करने हैं। तो लिखेंगे कि मनु ने राजा को देवत्व प्रदान करके उसके उत्तरदायित्वों, उसके कर्तव्यों को एक निश्चित मार्ग प्रदान कर दिया है, ठीक है। क्या बताते हैं कि जो मनु है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने राजा को क्या बताया है, देवत्व की उपाधि दे दी है। मतलब बोल रहे हैं कि देवता के समान उन्होंने राजा को मान लिया है। और बताते हैं कि उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उसके कर्तव्यों को एक निश्चित मार्ग प्रदान कर दिया है। मतलब बोलते हैं कि जो उसके उत्तरदायित्व हैं या उसके जो कर्तव्य है मेरे प्यारे दोस्त, उसको एक निश्चित मार्ग बता दिया है कि आपको इसी पे चलना है। मनु ने देवत्व के इस सिद्धांत को ही दृष्टि में रखकर यह कहा कि राजा चाहे बालक ही हो, उसे मनुष्य मानकर अपमानित नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में बहुत बड़ा देवता है। मतलब वो बताते हैं, देवत्व की उपाधि देते हुए राजा को बताते हैं कि राजा चाहे छोटा सा बालक ही क्यों ना हो मेरे प्यारे दोस्त, कभी उसको मनुष्य मानकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह मनुष्य के रूप में बहुत बड़ा देवता होता है। ये लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि बालोपिनाव मतव्यो मनुष्य इति भूमिपः महती देवता येषा नर रूपेण तिष्ठति, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लिख के यहाँ पर वही चीज बताते हैं। आगे लिखते हैं कि तथा देवता में अवज्ञा करना धर्म है। क्या बताते हैं, अवज्ञा करना क्या है, धर्म है। अतः उसके बालक होने पर भी उसका अनुशासन उसी प्रकार मानना चाहिए कि जैसे कि देवी गुण संपन्न अवस्था प्राप्त राजा को। मतलब बोलते हैं कि वो बालक है तो भी आप उसका वैसा ही जो है अनुशासन स्वीकार करें, ऐसे ही उसकी आज्ञा को माने प्यारे प्यारे दोस्त, जैसे कि आप एक दैवी गुण से संपन्न अवस्था प्राप्त राजा, कोई ऐसा राजा जो दैवी गुण से संपन्न हो, मतलब एक राजा बनने के योग्य हो, जिस तरीके से आप उसकी बात को मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप उस बालक की बात को भी माने, ठीक है। चलिए अब 7वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि
वैदिक काल में राजा की स्थिति स्पष्ट कीजिए। उत्तर वैदिक काल में क्या बताना है, राजा की स्थिति क्या रही, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में राजा की प्रतिष्ठा व ऐश्वर्य बढ़ने लगे। क्या होने लगे, राजा की जो प्रतिष्ठा थी वो और ऐश्वर्य थे, ये दोनों क्या होने लगे, बढ़ने लगे। राजा स्तुति सूत्रों से ज्ञात होता है कि मेरे प्यारे दोस्त कि राजा धनी और संपन्न थे। राजा क्या हुआ करते थे, ये धनी हुआ करते थे और संपन्न भी हुआ करते थे, जिनका पशुधान विशाल था। मतलब बोलते हैं, सॉरी, पशुधन विशाल था। पशुधन का मतलब जहाँ पे पशुओं को रखा जाता है, या बोल सकते हैं पशुओं की संख्या उनके पास काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, जिनकी निजी ज़मीन भी विस्तृत थी। मतलब बोलते हैं उनके पास अगर निजी ज़मीन की बात करें तो उस राजा के नाम पर बहुत ज़्यादा ज़मीन भी हुआ करती थी, और प्रजा उनको कर भी प्रायः नियमित रूप से देती थी। और जो वहाँ की प्रजा हुआ करती थी वो क्या करती थी, उन्हें नियमित रूप से कर भी दे दिया करती थी। अथर्ववेद के अनुसार राजा अतुल्य योद्धा था। मतलब बोलते हैं कि अगर अगर हम अथर्ववेद में बात करें तो अथर्ववेद में यह लिखा गया है कि राजा एक ऐसा योद्धा हुआ करता था जिसकी तुलना हम किसी से कर ही नहीं सकते थे, अतुल्य था। प्रजा में उसका स्थान सर्वश्रेष्ठ था मेरे प्यारे दोस्त। वह उसकी संपत्ति क्या थी, विपुल थी। ठीक है, आगे लिखते हैं, वह राष्ट्र पर मेरे प्यारे दोस्त राजा के प्रभुत्व के ज़माने के लिए प्रार्थना की गई है। मतलब बोलते हैं कि वहाँ जो राष्ट्र है मेरे प्यारे दोस्त, उस पर राजा का प्रभुत्व जमा रहे, इसके लिए क्या किया गया है, प्रार्थना की गई है। एक यज्ञ के समय में मेरे प्यारे दोस्त, एक यज्ञ के समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राजा को एक गाय अर्पित करते थे। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य या शूद्र हो, ये सभी क्या करते थे, एक एक गाय राजा को अर्पित करते थे, ला करके देते थे। जिससे पता चलता है कि संपूर्ण प्रजा पर राजा का स्वामित्व स्थापित हो चुका था। और इससे हमें ये पता लग जाता है कि जो राजा हुआ करता था उसका पूरी प्रजा, जितनी भी प्रजा थी, उसके ऊपर अपना उसने स्वामित्व जो है स्थापित कर लिया था। किसने, राजा ने। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न यहीं पर पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि राज्य शास्त्र के स्रोत के रूप में अ, अर्थशास्त्र का उल्लेख कीजिए। क्या बोलते हैं कि जो आपका राज्य शास्त्र के स्रोत, जिसमें हमें राज्य शास्त्र के स्रोत मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उस रूप में जो आपका अर्थशास्त्र है मेरे प्यारे दोस्त, उसका आपको उल्लेख करना है। मतलब अर्थशास्त्र को जो है किसके लिए लिखा गया था, राज्य शास्त्र का मतलब नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन उसमें हम बात किए हैं केवल राज्य के बारे में। ठीक है, किसने किया है, कौटिल्य की ही एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र। आगे पढ़ेंगे तो भी आपको पता चलेगा। लिखा गया है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय राजनीतिक विचार के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है मेरे प्यारे दोस्त। लिखते हैं कि कौटिल्य ने लिखा है कि पृथ्वी के लाभ और पालन के प्रयोजन से जो अर्थशास्त्र पहले के आचार्यों ने लिखे थे, उन सब का संग्रह करके इस अर्थशास्त्र की रचना की गई है। वो बताते हैं कि पृथ्वी का जिससे लाभ हो सके और पृथ्वी का पालन हो सके, उस प्रयोजन से जो पहले मेरे प्यारे दोस्त अर्थशास्त्र पहले के आचार्यों के द्वारा लिखे गए थे, उन सभी को संग्रह करके एक नया अर्थशास्त्र रचना किया है। वह किसने किया है, कौटिल्य जी ने किया है। प्रमुख आचार्यों में कौन कौन थे, पहले आपके थे मेरे प्यारे दोस्त पाराशर जी थे, दूसरे पिसुन जी थे, उसके बाद विशालाक्ष विशालाक्ष थे, और भी लोग यहाँ पर थे। तो ये 3 नाम आपके यहाँ पे मुख्य हो जाते हैं। आगे आप लिखेंगे कि अर्थशास्त्र का मुख्य मेरे प्यारे दोस्त उद्देश्य शासन कार्य में राजा को मार्ग निर्देशन करना था। क्या बताते हैं कि अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य था मेरे प्यारे दोस्त, जो उसका मेन टारगेट था, वो क्या था, वो शासन कार्य में राजा को मार्ग निर्देशन देना, कि उस शासन काल में किस प्रकार की गलतियां ना करे या किन किन चीज़ों से बचें, उन प्रकार से उनको मार्गदर्शन करना। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ में मेरे प्यारे दोस्त अनेक विषयों का उल्लेख किया है, पर राजनीति उसका एक मुख्य उद्देश्य है। मतलब बोलते हैं कि जो कौटिल्य है मेरे प्यारे दोस्त, उन्होंने अपने ग्रंथ में कई सारे विषयों के बारे में बताया, लेकिन जो उसमें राजनीति है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये मेन विषय रहा है उसमें, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 9वें नंबर प्रश्न के बारे में। तो 9 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मंडल सिद्धांत किसे कहते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में जब भारत में बहुत से छोटे बड़े राज्यों की सत्ता थी और कतिपय महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा अपने पड़ोस के राज्य को जीतकर साम्राज्य विस्तार के लिए तत्पर थे, तब इस देश के राज्य शास्त्र प्रणेता ने राज्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जिसे हम क्या बोलते हैं, मंडल सिद्धांत बोलते हैं। मतलब बोलते हैं कि जब प्राचीन काल की, पुराने समय की हम बात करते हैं, तो उसमें भारत में बहुत से छोटे बड़े राज्य हुआ करते थे, उनकी अपनी एक सत्ता हुआ करती थी। बताते हैं कि जो वहाँ के उस समय के महत्वाकांक्षी लोग हुआ करते थे, या जो शक्तिशाली राजा, महत्वाकांक्षी राजा हुआ करते थे, वो क्या करते थे, अपने पड़ोस के जो राज्य हुआ करते थे उनको जीत कर अपने साम्राज्य में मिला करके अपने साम्राज्य को क्या करते थे, विस्तार कर देते थे।
तब बताते हैं कि इस देश में राज्य शास्त्र प्रणेता, जो समय के राज्य शास्त्र प्रणेता हुआ करते थे, जो राज्य शास्त्र के बारे में बताया करते थे कि राज्य कैसे संचालित किया जाए, क्या-क्या चीज़ें देख ध्यान देनी चाहिए, जो लोग हुआ करते थे, उन्होंने बताते हैं कि राज्य के पारस्परिक संबंधों के विषय में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मतलब कह रहे हैं कि जो राज्य के पारस्परिक संबंध हैं, उसके विषय में उन्होंने एक सिद्धांत क्या किया, हम लोगों के सामने ला कर के रख दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे मंडल सिद्धांत कहते हैं। उसी को हम क्या कह देते हैं, मंडल सिद्धांत कहते हैं। डॉक्टर अल्टेकर के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि प्राचीन भारतीय आचार्य जानते थे कि युद्ध का एकदम त्याग कर देना संभव नहीं है। मतलब बोलते हैं कि जो पहले के समय पहले पुराने समय की बात करते हैं भारत में, तो उस समय के जो आचार्य हुआ करते थे, उनको ये पता था कि आप युद्ध को एकदम से नहीं छोड़ सकते, कि मतलब आज रात में प्लान बनाया और कल से त्याग दिया कि अब कोई युद्ध नहीं करेगा, ऐसा हो नहीं सकता था। वही बताते हैं, अतः युद्ध की संभावना को कम करने के लिए उन्होंने विविध राज्यों के मंडल बनाकर उनमें शक्ति संतुलन कायम रखने की व्यवस्था की। मतलब बोल रहे हैं कि युद्ध होगा, वो तो बंद नहीं हो सकता, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, कई सारे राज्यों को मिलाया और उसको मिला करके एक बंडल का निर्माण किया मेरे प्यारे दोस्त, मंडल का। उसमें ये बताया गया कि हमें क्या करना है, शक्ति का संतुलन जो है वो कायम रखना है, हमें आपस में नहीं लड़ना है। ठीक है, तो ये बताते हैं। इस तरीके से जो है आप डॉक्टर अल्टेकर की बात को लिख सकते हैं मंडल सिद्धांत के बारे में। चलिए, 10वां नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है कि बिदत पर आपको टिप्पणी लिखनी है। बिदत क्या होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त लिखेंगे कि वैदिक साहित्य में 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की सभाएं मिलती हैं। सभा समझ रहे हो ना, जो सभा लगाई जाती है वो बोल रहे हैं। पहला तो बताते हैं विदत, विदत सभा, और बताते विदत सभा और समिति। ठीक है, 3 चीजें मिलती हैं। पहला तो विदत, दूसरा सभा और तीसरा समिति। ये 3 प्रकार की सभाएं आपको देखने को मिलती हैं। बताते हैं, विदत शब्द जो है मेरे प्यारे दोस्तों, विद धातु से निष्पत्त हुआ है और इसका अर्थ होता है संभवतः विद्वानों की सभा। ठीक है, जो विद धातु का अर्थ क्या होता है, वो होता है कि जब कहीं पर विद्वान लोग इकट्ठे हों और उनकी सभा की जाए, सभा बनाई जाए, उसको क्या कह देते हैं, विदत कह देते हैं। आगे लिखते हैं कि विदत को ज्ञान, सत्व और सभा, ये 3 अर्थ देना संभव है। मतलब बोलते हैं कि अगर आप विदत को अर्थ अर्थ के रूप में जो है बताना चाहते हैं, तो वहां पर आप बताएं ज्ञान भी, सत्व भी और सभा, इन तीनों को मिलाकर एक विदत का निर्माण होता है। रॉथ के अनुसार देखें तो उन्होंने विदत को जो है मेरे प्यारे दोस्त, धर्मेतर, धार्मिक और सैनिक, ये तीनों तरह के प्रयोजन सिद्ध करने वाली संस्था मानी है। क्या मानी है? जो आपके रॉथ महोदय थे, उन्होंने माना है कि जो विदत होता है मेरे प्यारे दोस्त, वो धर्मेतर, ठीक है, उसके बाद धार्मिक और सैनिक, ये तीनों प्रकार के जो प्रयोजन होते हैं, इनको आप इसी संस्था के एक और अंतर्गत क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त, इसी संस्था के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, विदत के अंतर्गत ही सिद्ध कर सकते हैं। प्रोफेसर R.S. शर्मा का मत है मेरे प्यारे दोस्त कि विदत शायद वह मूल जन संस्थान है मेरे प्यारे दोस्त, जिससे सभा, समिति और सेना का अलग अलग संस्थाओं के रूप में विकास हुआ है। मतलब बोलते हैं कि जो विदत है वो एक ऐसा मूल, मूल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्त जड़, या आप कह सकते हैं सबसे पुराना, जिसे आप कह सकते हैं मूल। ठीक है, तो मूल जन संस्था है, जनसंस्था थी, जिससे क्या होता था कि सभा, समिति और सेना, तीनों का अलग अलग, जो तीनों ये अलग अलग संस्थाएं थी मेरे प्यारे दोस्त, इनका विकास इसी से हुआ है। किससे हुआ है? विदत से। लिखते हैं, विदत में स्त्रियां भी सम्मिलित होती थी। कौन स्त्री सम्मिलित होता था? तो स्त्रियों को भी स्थान उसमें दिया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस संस्था में सदस्यों की हैसियत से सम्मिलित होने वाली स्त्रियां चुपचाप नहीं बैठी रहती थी। मतलब ऐसा जो है, इस संस्था के सदस्यों, ऐसा मतलब बताते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उस सभा में, उस संस्था में जो स्त्रियां जो हैं सदस्य के रूप में या सदस्य की हैसियत से शामिल हुआ करती थी, वो चुपचाप नहीं बैठती थी कि जो लोग बोल रहे हैं बस उसे केवल सुने। वो भी अपनी बात को क्या करती थी मेरे प्यारे दोस्त, रखती थी। और आगे लिखते हैं, हाँ, नहीं बैठती थी। हाँ, ठीक है, आगे लिखते हैं कि सूर्या से विदत में आगत लोगों के सक्षम बोलने को कहा गया है। मतलब बोलते हैं कि जो सूर्या से मेरे प्यारे दोस्त देखें तो बताते हैं जो विदत में है, उसमें आगत लोग, जो बाहर से लोग आते थे, उनको सक्षम बोलने के लिए कहा भी जाता है। इससे प्रतीत होता है कि स्त्रियां विदत के विचार विमर्श में भाग लेती थीं, और इससे हमें ये प्रतीत होता है कि जो स्त्रियां हुआ करती थीं, वो जो विदत में विचार विमर्श होता था, उसमें वो क्या करती थी, भाग लेती थी। विवाह समारोह में ऐसी कामना
की गई है। मतलब बोल रहे हैं कि विवाह समारोह में जो है ऐसी कामना की गई है कि वधू केवल गृहिणी बनकर ही ना रहे मेरे प्यारे दोस्त, बल्कि नियंत्रण रखकर वह पितृ को के संपर्क समक्ष बोले। मतलब बोलते हैं ऐसा नहीं बोला गया है कि जो वधू आए मेरे प्यारे दोस्त विवाह करने के बाद वो केवल गृहिणी बनकर ही रहे, घर का ही कार्य करे। अगर कोई भी किसी भी प्रकार की चर्चा हो रही है विदत में, तो वहां पर वो अपना जो है भाग ले अच्छे से, और वहां पे जाकर के वो अपनी बातों को रखे, बोले। अंततः बताते हैं प्रोफेसर राम शरण शर्मा का मंतव्य भी है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त की बिदत जो थी वो भारतीय आर्यों की प्राचीनतम जनसभा थी। क्या बताते हैं, जो बिदत थी वो भारतीय जो आर्य हुआ करते थे उनकी सबसे पुरानी जनसभा थी, जिसमें पुरुष और स्त्रियां दोनों सम्मिलित होकर आर्थिक, सामरिक, धार्मिक और मेरे प्यारे दोस्त सामाजिक सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते थे। तो ये आप यहाँ पर बता दीजिएगा। सबसे अच्छा तो यही लगा प्रोफेसर रामशरण शर्मा जी का, ये साफ साफ बता दिए कि भैया क्या चीज़ थी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 11 नंबर प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि शुक्र नीति सार पर एक टिप्पणी लिखिए। शुक्र नीति सार पर आपको जो है मेरे प्यारे दोस्त एक टिप्पणी लिखनी है। तो लिखेंगे कि यह ग्रंथ जो है वो राजनीति से संबंधित सभी ग्रंथों में महत्वपूर्ण है। जितने भी राजनीति से संबंधित ग्रंथ हैं उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन हो जाता है, ये आपका शुक्र नीति सार हो जाता है। शुक्र ने कहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या कहा है कि इस नीति सार का जो राजा रात दिन चिंतन करेगा वही राज्य भर को उठाने में समर्थ होगा। मतलब राज्यभार को उठाने में, मतलब बोल रहे हैं कि ये शुक्र जी बताते हुए इसमें लिखते हैं कि जो मैंने ये नीति शास्त्र आपके सामने रखा है, शुक्र नीति शास्त्र जो रखा है, इसका जो दिन रात चिंतन करेगा, जो दिन रात इसके बारे में पढ़ेगा, समझने का प्रयास करेगा, वही राज्यभार को उठा सकता है, वही राज्यभार उठाने में समर्थ हो सकता है। आगे बताते हैं शुक्र नीति में दंड नीति को अत्यधिक महत्व तथा नृपतंत्र की अत्यधिक व्याख्या उपलब्ध होती है। मतलब बोलते हैं कि जो आपकी शुक्र नीति है उसमें अगर आप देखें तो उसमें दंड नीति को अत्यधिक महत्व दिया गया है, और नृप नृप की अत्यधिक व्याख्या उपलब्ध है। नृप की क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अत्यधिक व्याख्या आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं कि राज्य व्यवस्था के विषय में यह भी राज्य व्यवस्था के विषय में भी यह ग्रंथ काफी ज्ञान करता है। मतलब करते हैं, बोलते हैं कि अगर आप जो है मेरे प्यारे दोस्त राज्य व्यवस्था के विषय में जानना चाहते हैं तो भी आप इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं, जो आपकी ये नीति सार बताया गया है। ठीक है, शुक्र का। आगे आप लिखेंगे कि राजा मंत्री तथा दरबार के विभिन्न श्रेणी के दरबारी आदि से संबंधित ज्ञान की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब राजा के बारे में, मंत्री के बारे में और दरबार के बारे में, और भी सारे जो अलग अलग श्रेणी के दरबारी वहाँ पे हुआ करते थे, उन सभी के संबंध में जो है आपको ज्ञान इसमें आराम से प्राप्त हो जाएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। 12 नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में महाभारत में क्या उल्लेखित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि राज्य की उत्पत्ति के बारे में महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि बिना राजा और न्यायाधीश के ही समाज सतपथ पर चलता था। मतलब बोलते हैं कि बिना राजा के और बिना किसी न्यायाधीश के भी क्या होता है, समाज सतपथ पर चलता है, सही पथ पर चलता है। परंतु बाद में किसी प्रकार अधः पतन प्रारंभ हो गया। मतलब बोलते हैं कि बाद में ये हुआ कि कोई ऐसा कारण उत्पन्न हुआ जिससे अधः पतन, मतलब लोग धीरे धीरे करके बुराइयां फैलने लगी, लोग सदाचार में भ्रष्ट होकर स्वार्थ, लोभ और वासना के बस में हो गए, और मेरे प्यारे दोस्त जिस स्वर्गीय व्यवस्था में वे रहते थे वह नरक बन गई। मतलब बोलते हैं कि जब वो लोग क्या हुए मेरे प्यारे दोस्त, वो अपने सदाचार, जो उनका सदाचार था उसको भ्रष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया। वो स्वार्थ में, लोभ में, वासना के बस में आकर के उन्होंने क्या किया, जो उनको स्वर्गीय व्यवस्था दी गई थी उसको उन्होंने नरक में बदल दिया। आगे बताते हैं बलवान निर्बलों को खाने लगे मेरे प्यारे दोस्त। देवता भी यह देखकर चिंतित हुए, लोग ब्रह्मा की शरण में गए। ब्रह्मा जी इस निश्चय पर पहुंचे मेरे प्यारे दोस्त कि मनुष्य जाति की तब तक रक्षा होगी जब तक एक मेरे प्यारे दोस्त आचार शास्त्र बनाया जाए। मतलब बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बताते हैं, इस निश्चय पर पहुंचते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि जो मनुष्य जाति है उसकी तब तक रक्षा होगी जब तक एक आचार शास्त्र बनाया जाए मेरे प्यारे दोस्त। लिखते हैं अतः विस्तृत विधान के अनुसार बताया गया विराज, जिसे बोलते हैं मानस पुत्र, उसे राजा बनाया गया। और साथ ही बताते हैं जनता ने सभी उसके शासन में रहना स्वीकार किया, और जितनी भी जनता थी उन सभी ने क्या किया, उसके शासन में रहना एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। ठीक है, चलिए अब 13 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि राज्य के प्रमुख कार्य क्या होते हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं।
तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कौटिल्य के अनुसार राज्य एक आवश्यक संस्था है। राज्य क्या है? एक आवश्यक संस्था है। यदि कोई राज्य दंड का उपयोग करने में असफल रहता है मेरे प्यारे दोस्त, तो समाज में मात्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और समाज में एक शक्तिशाली व्यक्ति से दुर्लभ व्यक्ति की रक्षा नहीं हो पाती है। मतलब बोलते हैं कि राज्य जो होती है वो क्या है? एक आवश्यक संस्था होती है, इंपॉर्टेंट संस्था होती है, इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है। यदि कोई राज्य मेरे वो प्यारे दोस्त दंड का उपाय करने में असफल रहता है, मतलब कह रहे हैं अगर कोई ऐसा राज्य है जिसमें दंड का उपाय नहीं किया जाता है, उसमें असफल रहता है, तो समाज में मत्स्य न्याय की स्थिति क्या होती है? उत्पन्न हो जाती है और समाज में एक शक्तिशाली व्यक्ति क्या करने लगता है? दुर्बल व्यक्ति की रक्षा नहीं हो पाती। जो शक्तिशाली व्यक्ति होते हैं उनसे दुर्बल लोगों की रक्षा नहीं की जा सकती है। इस प्रकार मेरे प्यारे दोस्त राज्य को कौटिल्य ने एक आवश्यक संस्था माना है। राजा के न होने पर ही प्रजा को योगक्षेम की प्राप्ति होती है। मतलब बोल रहे हैं कि राजा के न होने पर क्या होती है? से ही क्या होती है? प्रजा को योगक्षेम की प्राप्ति होती है। वैदिक काल तथा उसके बाद के काल में धर्म अथवा वर्णा आश्रम धर्म का प्रत्येक वर्ण तथा निवासियों से पालन करवाना राजा का प्रमुख लक्ष्य था। राजा इस बात का भरसक प्रयास करता था मेरे प्यारे दोस्त कि वह स्वयं धर्म का पालन करे तथा अपनी मेरे प्यारे दोस्त जो उसकी प्रजा है उससे भी धर्म पालन कराए। ठीक है, आगे लिखते हैं कि राजा का प्रथम कर्तव्य था क्या? कर्तव्य धर्म था। राजा का प्रथम पहला कर्तव्य क्या था? वो कि दो धर्म का पालन करे, विशेष रूप से वर्ण आश्रम को स्थिर रखना मेरे प्यारे दोस्त ये था। आगे लिखते हैं कि राजा की उत्पत्ति विषयक पवित्र धारणा दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत और अपने देश के इतिहास में पुरोहित व्यवस्था के उद्भव, जनता का वर्णों में विभाजन, इन सब बातों ने धर्म को स्थिर बनाए रखना राज्य का प्रथम कर्तव्य बताया था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर बता सकते हैं राज्य के बारे में, राज्य के कार्य के बारे में। चलिए 14 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि सप्तांग सिद्धांत के विषय में कौटिल्य के विचार आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कौटिल्य ने जनपद को सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया है। जनपद के अभाव में जो है मेरे प्यारे दोस्त राज्य का अस्तित्व नहीं है, ही नहीं है। मतलब बताते हैं कि अगर जनपद ना हो मेरे प्यारे दोस्त तो उसके अभाव में जो है राज्य का अस्तित्व नहीं हो सकता है। जैसे कि पैरों के बिना शरीर का निराधार स्थिति होती है। मतलब बोलते हैं जैसे पैर ना होने पर शरीर कैसा होता है? निराधार होता है। ठीक उसी प्रकार से जनपद के ना होने पर मेरे प्यारे दोस्त राज्य भी क्या होता है? निराधार होता है। आगे बताते हैं जनपद के पश्चात दंड का स्थान है। क्या बताते हैं कि जनपद के बाद उन्होंने किस चीज के बारे में बात किया है? उन्होंने दंड के बारे में बात किया। जनपद यार समझ रहे हो ना, डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हो, जिला जिसे कहते हो, वही बता रहे हैं। ठीक है, आगे लिखते हैं दंड का स्थान है। राजा दंड के द्वारा प्रजा की रक्षा करता है। राजा क्या करता है? दंड के द्वारा ही प्रजा की वो क्या कर पाता है मेरे प्यारे दोस्त? रक्षा करता है। राज्य का अस्तित्व दंड के बिना संभव नहीं है। बोलते हैं कि अगर राज्य का अस्तित्व देखें मेरे प्यारे दोस्त तो वो दंड के बिना संभव नहीं है, वो उसका अस्तित्व नहीं हो सकता है। कोष के स्थान उसके बाद है। मतलब बोलते हैं कि जब आप पहले तो उन्होंने क्या किया? जनपद के बारे में, दूसरा दंड और तीसरा बताते हैं किसके बारे में? कोष के बारे में बताते हैं। कौटिल्य ने दंड की महत्ता का वर्णन करते हुए कहा कोष तथा दंड राजा का बल है। कोष और दंड ये दोनों क्या होते हैं? राजा के बल होते हैं। कोष दंड बलम प्रभु शक्ति। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने लिखते हुए बताया है। किसने बताया है? कौटिल्य जी ने। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 15 नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि युद्ध नीति से आप क्या समझते हैं? आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्राचीन भारतीय आचार्यों ने युद्ध के विरुद्ध अपने मत व्यक्त किए हैं। मतलब बोल रहे हैं जो प्राचीन भारतीय आचार्य हुए हैं उन्होंने युद्ध के विरुद्ध मतलब युद्ध के प्रति जो है अपना क्या किया है? अपने अपने मत दिए हैं। उनके अनुसार देखें तो युद्ध का खतरा तभी उठना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त जबकि कोई विकल्प ही ना रहे और अपने उद्देश्य मतलब बोलते हैं कि उनके अनुसार देखें तो वो बताते हैं कि युद्ध का खतरा तभी आप उठाएं जब आपके पास कोई और विकल्प ना हो और अपने उद्देश्य मेरे प्यारे दोस्त जो आपका उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए, जो आपका उद्देश्य है मेरे भाई दोस्त, उसकी प्राप्ति के लिए अन्य सभी उपाय काम में लिए जाएं। मतलब बोल रहे हैं कि अब क्या हो कि जब आपके पास कोई भी उपाय ना हो और आपका जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति के लिए आपके पास और कोई उपाय ना हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप क्या करें? जो है युद्ध का खतरा उठा सकते हैं। बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त की कामंदक के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कामंदक के अनुसार तो युद्ध में
युद्ध से दोनों पक्षों का क्या होता है, नाश होता है। महाभारत के अनुसार राजा जो होता है वो लोग पृथ्वी का को युद्ध द्वारा विजय करते हैं। क्या होते हैं कि महाभारत में के अनुसार देखें तो वहाँ पर बताया गया कि जो राजा होता है वो लोग पृथ्वी को युद्ध के द्वारा विजय करते हैं, किंतु युद्ध करना निंदनीय है। युद्ध करना क्या है, निंदनीय है, बेकार है, बताते हैं। मनु का मंतव्य है मेरे प्यारे दोस्त क्या है कि युद्ध करने से पहले राजा को अन्य तीनों उपाय, साम, दाम और भेद, इन तीनों को पहले क्या करना चाहिए, जो है प्रयोग में ले आना चाहिए। अगर इससे काम नहीं बन रहा है तभी वो क्या करें मेरे प्यारे दोस्त, युद्ध करिए। ये कौन बताते हैं, आपके मनु जी बताते हैं। 16 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि साक्ष्य विधि का उल्लेख कीजिए। क्या बताना है, साक्ष्य विधि के बारे में मेरे प्यारे दोस्त आपको बताना है। तो आप लिखेंगे कि व्यवहार के निर्णय में दिव्य, जिसे हम शपथ कहते हैं, और साक्षी का प्रयोग होता है। मतलब बोलते हैं कि जब व्यवहार के का आपको निर्णय लेना होता है तो उस समय हम दिव्य, जिसे शपथ कहते हैं, शपथ ग्रहण करना जो होता है ना, वही बोलते हैं, कसम खाना जिसे कहते हैं, ठीक है। और साक्षी का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उस युग में वकील नहीं थे। क्या हुआ करते थे उस समय पे, वकील नहीं हुआ करते थे। उनका काम किसका था मेरे प्यारे दोस्त, उसका काम जो था वो आपका विवाह करता था। कौन करता था, प्राण विवाह जी करते थे। जो कोई भी पद हुआ करता होगा, हमें नहीं पता है इसके बारे में, तो बता नहीं सकते ज़्यादा कुछ। वकीलों की तरह ही कोई कार्य करता रहा होगा, वही होगा, ठीक है। बताते हैं कि मनु के अनुसार देखें तो साक्षी को गृहस्थ, ठीक है, उसके बाद पुत्रवान तथा पड़ोसी क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना चाहिए। बोलते हैं कि जो भी साक्षी जिसको आप मानते हो, साक्षी मतलब जिसकी आप कसम खा रहे हैं, वो कोई गृहस्थ होना चाहिए, या फिर पुत्रवान होना चाहिए जिसके पास पुत्र हो, या मेरे प्यारे दोस्त आपका पड़ोसी हो, या क्षत्रिय हो, या वैश्य हो, या फिर शूद्र होना चाहिए। ये सब होना चाहिए। जो पहले झूठा माना जा चुका हो मेरे प्यारे दोस्त, व्याधि पीड़ित हो अथवा पाप से दूषित हो, जिनका लेने देने का संबंध हो मेरे प्यारे दोस्त, जो मित्र, नातेदार, सहायक या शत्रु हो मेरे प्यारे दोस्त, साक्षी नहीं हो सकता है। मतलब बोलते हैं कि जो पहले से झूठा, कभी किसी केस में झूठा जो है निर्धारित कर दिया गया हो, तो उसको आप जो है साक्षी नहीं मान सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ बताते हैं कि जो व्याधि पीड़ित हो, व्याधि पीड़ित मतलब किसी भी प्रकार से रोगग्रस्त हो, इस तरीके से आप कह सकते हैं, तो उसको आप नहीं मान सकते हैं। पाप से दूषित हो, पाप करने वाला हो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप उसको नहीं मान सकते हैं। और बताते हैं कि जिनका लेन देन का संबंध हो, मतलब कि आपका कुछ बकाया है पैसा हमारे पास और हमारा आपके पास, तो इस प्रकार से भी आपका साक्ष्य नहीं माना जाएगा। जो मित्र हो उसका साक्ष्य नहीं माना जाएगा, आपका नातेदार हो उसका साक्ष्य नहीं माना जाएगा, कोई आपका सहायक हो उसका नहीं माना जाएगा, कोई आपका शत्रु हो उसका भी साक्ष्य, और इन सभी का साक्ष्य जो है आपका नहीं माना जाएगा। इनको साक्षी आप नहीं मान सकते हैं और न ही आपका साक्षी हो सकता है। साक्षियों को शपथ भी लेनी पड़ती है। जो साक्षी होते हैं वो क्या, उनको शपथ भी लेनी पड़ती है, उनको कसम खाना पड़ता है कि भैया हम जो बताएंगे सही बताएंगे, इस तरीके से, ठीक है। आगे बताते हैं दिव्य साधन एवं जिरह, दिव्य साधन एवं जीरा की भी व्यवस्था थी। मतलब क्या बताते हैं कि दिव्य साधन और जीरा दोनों की व्यवस्थाएं वहां पर थी। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 17 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि राजा के देवत्व के बारे में संक्षेप में लिखिए। राजा के देवत्व के बारे में आपको बताना है, वो भी संक्षेप में। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि धर्म ने जनता के भावों पर गहरा प्रभाव डाला जिससे कि वह राजा के प्रति क्या हो सके, निष्ठा रख पाती है। मतलब बोलते हैं कि जो धर्म है वो जनता का जो भाव होता है, जनता का जो इमोशन होता है, उस पर उसने अपना गहरा प्रभाव डाला है, जिससे कि वह राजा के प्रति क्या होता है, अपनी निष्ठा रख पाता है। आगे लिखते हैं कि फलता राजा की शक्ति ऊंची उठी और राजा के साधन व सत्ता को दैवीय अधिकार प्रदान किया गया। मतलब बोल रहे हैं इसका परिणाम ये हुआ कि राजा की शक्ति क्या हो गई, और भी बढ़ गई, और राजा के जो साधन थे और जो उनकी सत्ता थी मेरे प्यारे दोस्त, उनको दैवीय अधिकार मान लिया गया। ऐसी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ कि राजा नर रूप में देवता जाना जाने लगा। मतलब बोल रहे हैं कि ऐसी मान लीजिए कि उस समय की विचारधारा बन गई कि जो राजा हुआ करता था उसको इंसान के रूप में भगवान माना जाता था। आगे लिखते हैं कि पुराणों और स्मृतियों में राजा के देवत्व को स्वीकार किया गया, और पुराणों और स्मृतियों में जब पढ़ेंगे तो उसमें राजा को एक देवता के रूप में ही स्वीकार किया गया है। मनु के अनुसार राजा का जो है मेरे प्यारे दोस्त, राजा मनुष्य रूप में देवता के समान है। मनु जी भी यही मानते हैं कि जो राजा होता है वो मनुष्य के रूप में है तो, लेकिन है क्या, एक देवता है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए। वो कौन बताते हैं, आपके मनु जी बताते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप राजा के देवत्व के बारे में बता दीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न यहीं पर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि बौद्धकालीन गणराज्यों के नाम लिखने हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि बौद्ध युग में 16 महाजनपदों के अतिरिक्त 10 गणराज्यों
का उल्लेख मिलता है मेरे प्यारे दोस्त। बौद्ध साहित्य में इनकी चर्चा और अवस्थिति का उल्लेख है, ठीक है, जो यहाँ पर आपको यहाँ पर बताया गया है, बौद्ध साहित्य में बताया गया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बौद्ध काल के जो गणराज्य हुआ करते थे, उसमें से पहला आता है कपिलवस्तु के शाक्य, जो आपकी कहाँ पे थी मेरे प्यारे दोस्त, लुम्बिनी वन के समीप था। दूसरा बताते हैं कि रामगाम के कोलिये, ठीक है, रामगाम के कोलिये, ये आपका रामपुर देवरिया में जो पड़ता है वहां पर पाया जाता था, ठीक है। बताते हैं कि उसके बाद पावा के मल्ल, ये आपका पड़ौरा पडरौना में पाया जाता था। चौथा बताते हैं कुशीनारा, कुशीनारा के मल, इसको कुशीनगर के नाम से आज के समय पे हम जानते हैं। उसके बाद बताते हैं पिपिल्लिवन के मोरिये, ये आपका पिपरहा, जो पिपरहवा जो है वो आपने सुना होगा नाम, उसके वो वहाँ पर पड़ता है। छठा बताते हैं कि अल अलकप के बुल्ली, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं शाहजहांबाद मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं, ये आप बता सकते हैं। सातवां बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त, क्या बताते हैं कि सुनसुमार गिर के भाग्य भग्य, तो ये आपका मिर्जापुर का दक्षिणी भाग जो है उसको बताया जाता है। उसके बाद बताते हैं केसपूत के कलाम मेरे प्यारे दोस्त, ये पांचाल को माना जाता है। मिथिला के विदेह तथा बताते हैं वैशाली के लिच्छवी, जो कि आपका मुजफ्फरपुर में, जिला मुजफ्फरपुर में है। तो ये 10 गणराज्यों के बारे में आप आराम से बता दीजिएगा। अब हम बात करते हैं 19 नंबर प्रश्न के बारे में। तो 19 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि विराट किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि स्वराज्य, जिसे हम स्वराट के नाम से जानते हैं, और बोलते हैं शासक हुए थे जिनकी स्थिति सामानों में श्रेष्ठ की थी। मतलब बोलते हैं कि जो स्वराज्य हुआ करते थे मेरे प्यारे दोस्त, जिसे हम स्वराट मानते हैं, ठीक है। विराट बोल दिए थे का क्वेश्चन में, स्वराट है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, स्वराट के बारे में पूछ रहा है। तो हम स्वराज्य को ही स्वराट मानते थे। ये ऐसे शासक हुआ करते थे जिनकी स्थिति सामान्य लोगों से ज्येष्ठ मानी जाती थी, बड़ी मानी जाती थी, होती थी, ठीक है। आगे लिखते हैं, इन गणराज्यों में कतिपय कुलीन श्रेणियों का शासन होता था। मतलब बोलते हैं कि जो ये आपके गणराज्य बताए गए हैं, इसमें अगर देखें तो इसमें कुछ कुलीन श्रेणियों का शासन हुआ करता होता था, और सब शासक कुलों की स्थिति एक समान मानी जाती थी। और जितने भी शासक कुल हुआ करते थे उनकी स्थिति कैसी मानी जाती थी, उनका सभी का स्टेटस एक जैसा हुआ करता था। समान व्यक्ति को ही विराट मेरे प्यारे दोस्त के पद पर नियत किया जाता था। जो सामान्य व्यक्ति हुआ करता था उसी को क्या करते थे कि स्वराट के पद पर जो है क्या करते थे, नियुक्त करते थे। इन स्वराज्यों का उल्लेख यजुर्वेद में है। इन स्वराज्यों का उल्लेख आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, यजुर्वेद में देखने को मिल जाएगा। इन शासन विधानों के अनुसार जो सर्वोपरि सत्ता का मेरे प्यारे दोस्त, जो सर्वोपरि सत्ता का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अधिकारी बनता था, उसका भी राज्य अभिषेक आवश्यक माना जाता था, क्योंकि आर्य शासकों के अनुसार मूर्धाभिषिक्त होना अनिवार्य सा हो गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता दीजिएगा, किसके, विराट के बारे में, ठीक है। चलिए, अब अगला प्रश्न जो है 20 नंबर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि प्राचीन विधि के स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कौटिल्य ने विधि के 4 प्रमुख स्रोत बताए हैं। पहला तो धर्म, दूसरा व्यवहार, तीसरा चरित्र, और चौथा मेरे प्यारे दोस्त क्या बताया है, राजशासन, जिसे हम बोलते हैं राजा की आज्ञाप्ति, ठीक है। इस प्रकार से आप ये 4 स्रोत बता सकते हैं। उसने यह भी कहा है कि राजा को विधि का प्रशासन जो है धर्म, व्यवहार, संस्था, जिसे हम लोकाचार कहते हैं, और न्याय के अनुसार करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य शासन, जिसे उसने विधि का चौथा स्रोत माना है मेरे प्यारे दोस्त, वास्तव में न्याय पर आधारित था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप प्राचीन विधि के बारे में बता दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो 21 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि दूत की योग्यताएं एवं महत्व बताइए। दूत की क्या योग्यताएं होती हैं, उनके महत्व और उनकी महत्व को बताना है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि ऋग्वेद के अनुसार देखें तो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाता है, क्या होता है कि जो दूत होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है, और वहाँ अपने राजा का संदेश पहुँचाता है, और जो राजा के द्वारा यहाँ से संदेश दिया जाता है वो वहाँ पर ले जाकर के दूसरे के सामने रखता है मेरे प्यारे दोस्त, तथा अपने राज्य का कार्य करता है, और जो उस राज्य का कार्य जो वहाँ पर बताया जाता है उसको जाके वहाँ पे वो निपटाता है, वह उत्तम राजदूत होता है। वही क्या होता है, अच्छा और बढ़िया राजदूत माना जाता है। आगे लिखते हैं, राजदूत तेजस्वी हो, क्या हो मेरे प्यारे दोस्त, राजदूत जो है वो तेजस्वी होना चाहिए, मतलब कि सक्षम होना चाहिए, कार्य को अंत तक पहुंचाने वाला चाहिए,
अपना भाव उत्तम रीति से रखने में समर्थ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद परराष्ट्र में जाकर वहाँ के कार्यकर्ताओं पर अपने ज्ञान से प्रभाव डालने वाला चाहिए। फिर बताते हैं तरुण हो अथवा तरुण के समान बलवान तथा तेजस्वी हो मेरे प्यारे दोस्त। और बताते हैं अग्निज्वाला के समान ओजपूर्ण भाषा करने वाला हो। बताते हैं सत्य धर्म का पालन करने वाला हो और अपने राजा को सुखी करने वाला हो। इस प्रकार का जो व्यक्ति होगा वही क्या बन सकता है, दूत बनने के योग्य हो सकता है। ये एलिजिबिलिटी बताई गई है किसकी, राजदूत की, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रखिएगा। 22 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि मंत्रियों की योग्यताएं बताइए, मंत्रियों की क्या योग्यताएं हुआ करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्रायः सभी राज्य शास्त्री यह मानते हैं कि राज्य के कल्याण एवं लाभ पूर्वक संचालन के लिए मंत्रियों की आवश्यकता होती है। मतलब बोलते जितने भी राज्य शास्त्री हैं उन सभी का ये मानना है कि अगर राज्य का आप कल्याण चाहते हैं और चाहते हैं कि वो लाभ पूर्वक, मतलब कि जिस लाभ भी प्राप्त होता रहे और राज्य भी अच्छे से चलता रहे, तो उसके लिए मंत्री आवश्यक हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। भीष्म ने तो यहाँ तक कहा है कि राज्य की वृद्धि का मूल राजा ने द्वारा ही मंत्रियों द्वारा दी गई मंत्रणा है। मतलब बोल रहे हैं जो भीष्म है, पितामह भीष्म को जानते हो ना, हाँ, महामहिम भीष्म जिसे कहते हैं, भीष्म ने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो राज्य होता है मैं पेदुस, उसकी वृद्धि का मूल जो है कौन होता है, राजा ने मंत्रियों द्वारा दी गई मंत्रणा है। मतलब बोल रहे हैं कि जो राजा को मंत्री अपनी मंत्रणा देता है मेरे भाई दोस्त, जो सलाह देता है, जो एडवाइस देता है, वही क्या होती है, वो राज्य की वृद्धि होती है, ठीक है। आगे आप लिखेंगे अतः योग्य एवं सच्चरित्र मंत्री की विशेष आवश्यकता थी। मतलब बोलते हैं कि इसके कारण इसके लिए जो है एक योग्य और सच्चे चरित्र वाला जो है मंत्री होना आवश्यक हो जाता था। आगे बताते हैं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह आवश्यक था कि मंत्रियों के आचरण, कार्यक्षमता एवं योग्यता परीक्षण हेतु कुछ विशिष्ट नियमों का निर्धारण किया जाए। साथ ही मेरे प्यारे दोस्त राजा पर उच्छ्र हाँ, उच्छृ खलता पूर्वक मंत्रियों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप मंत्रियों की योग्यता के बारे में आराम से आप बता सकते हैं। अब अगला नंबर 23 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि दंड नीति के बारे में आप क्या जानते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 4 प्रमुख विद्याओं के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे दोस्त दंड नीति को रखा है। पहला कौन सा बताते हैं, पहला बताते हैं अन्वीक्षकी अन्वीक्षकी, ठीक है, ये पहला बताते हैं। दूसरा बताते हैं त्रयीवर्त त्रयीवर्तनाम, ठीक है। उसके बाद योगक्षेम साधनो दंडा, ठीक है। फिर उसके बाद लिखे हैं तस्य नीतिर दंड नीति, अर्थात बताते हैं कि जो अनुवांशिकी, त्रयी वार्ता और दंड नीति, ये 4 विद्याएं होती हैं मेरे प्यारे दोस्त। दंड नीति का लक्षण कौटिल्य ने इस प्रकार किया है मेरे प्यारे दोस्त कि अनवीक्षकी, त्रयी और वार्ता का योगक्षेम यानी फलना फूलना जिसे कहते हैं, दंड व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। बताते हैं कि उनकी नीति को दंड नीति कहते हैं। उनकी नीति को क्या हम कहते हैं, दंड नीति कहते हैं। जो प्राप्त ना हो उसे प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त हुए की रक्षा करना। उसके बाद बताते हैं कि रक्षक की वृद्धि करना और बढ़ी हुई सुख समृद्धि की मेरे प्यारे दोस्त यथा योग्य स्थान व पात्रों में प्रयुक्त करना दंड नीति का ही कार्य होता है। आगे बताते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि लोक यात्री दंड नीति पर क्या है, निर्भर करती है। जो लोक यात्री होती है ये आपकी किसके ऊपर, दंड नीति पर ही निर्भर करती है। 24 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि सैन्य नीति के 4 उपाय कौन कौन से हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि प्राचीन काल में अंतर राज्य संबंधों के अंतर्गत नीति के 4 उपाय बताए गए हैं। कितने, 4 उपाय बताए गए हैं, साम, दाम, भेद और दंड। कूटनीति के 4 उपायों का जो कि बाद में श्रेष्ठ बन गया मेरे प्यारे दोस्त, इसी समय से ही प्रयोग होने लगा था। ये तो वही प्रश्न फिर से घूम के आ गया हमें लग रहा है। हाँ, अपने ध्येय की प्राप्ति के लिए राजा को इन में से किसी का भी जो है क्या करना हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त, हमें लग रहा है कि एक पेज गायब हो गया भैया ना, एक पेज गायब हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। 29 नंबर प्रश्न हम लोग पढ़ ले रहे हैं, ठीक है। एक पेज बीच में गायब हो गया है।
हमें लग रहा है कि किसी तरीके से पीडीएफ बनाने में कोई गलती हो गई होगी, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि रत्निन किसे कहते हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि वैदिक युग में कतिपय जो है मेरे प्यारे दोस्त व्यक्ति राजनाह राजकृता होते थे। क्या होते थे? राजनाह राजकृता होते थे, जो राजा को राज चिन्ह के रूप में प्रण मणि प्रदान कर किया करते थे। आगे लिखते हैं उत्तर वैदिक युग में इसका स्थान रत्नियों हाँ रत्नियों ने ले लिया था। इनकी संख्या कितनी थी? 12 बताई गई थी। पहला था सेनानी, दूसरा बताते थे पुरोहित जिसे ब्राह्मण कहते थे, तीसरा बताते थे महिषी जिसे हम राजमहिष बोलते थे, चौथा सूत बताते थे, पांचवा ग्रामणी बताते थे, छठवां क्षत्रिय बताते थे, सातवां संग्रहिता बताते थे, आठवां मेरे प्यारे दोस्त भाग दुध बताते थे, उसके बाद अक्ष अक्षवाप बताते थे, और 10वां बताते थे गोबीकर्ता, और 11वां बताते थे मेरे प्यारे दोस्त पालागल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप यहाँ पर 11 और 11 के बारे में आराम से बता सकते हैं। 30 नंबर प्रश्न के बारे में बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो 30 नंबर प्रश्न पूछ रहा है मनुस्मृति के विषय में बताइए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे कि मनुस्मृति की रचना 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी शताब्दी तक मानी जा सकती है, मतलब बोल रहे हैं इसी के बीच में हुई होगी, ये यहाँ पर बताते हैं। आगे लिखते हैं कि इसमें राजा के कर्तव्य, कर्मचारियों, कार्यदंड और व्यवहार विधान आदि विषयों का विवेचन है मेरे प्यारे दोस्त। एक प्रसंग में दंड के बारे में मनु लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सा राजा पुरुषो दंडा सा नेता शास्त्राचार्य। ठीक है, अर्थात दंड देने वाले मानवीय व्यक्ति को राजा नहीं वरन दंड देने वाले को शासक समझना चाहिए। मतलब रहे कि जो दंड माने वो राजा नहीं हो सकता है। ठीक है, दंड देने वाला जो माननीय होता है उसको जो है राजा नहीं समझते हैं। दंड देने वाले मानवीय व्यक्ति को हम राजा नहीं मान सकते हैं, वरन बताते हैं दंड देने वाले को शासक समझा जा सकता है। जो दंड देगा वो शासक हो सकता है, राजा नहीं हो सकता है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं, जिसमें समाज, धर्म व राजनीति में एक रूपता लाने के लिए नियमों का क्या किया गया है मेरे प्यारे दोस्त, निर्माण किया गया है। तो इस प्रकार से आप इसके बारे में बता सकते हैं। तो अभी एक पेज आपका जो है नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। थोड़ा बहुत, इतना बहुत है, काफ़ी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अगर वीडियो आपको पसंद आ गया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है। आपका पेपर समाप्त होता है और इसी चौथे प्रश्न पत्र के साथ में मिलते हैं चौथे सेमेस्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।